मेरे साथ इस वक्त आलोक कुमार जी हैं, जिनकी भूमिका एडवाइज़र हेल्थ के रूप में है नीति आयोग में। उनसे हम एनएमसी बिल के बारे में बात करेंगे। सर, स्वागत है गवर्नेंस नाउ पर। आप आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि एनएमसी बिल लाने की क्या विशेष ज़रूरत पड़ गई और एमसीआई स्क्रैप करने की ज़रूरत पड़ गई। भारत की विधायिका, भारत की न्यायपालिका और भारत का जो सरकार है एग्जीक्यूटिव, तीनों में इस बात पे लगभग मतैक्यता है कि एमसीआई जो प्रेजेंट फॉर्म में है उसमें आमूलचूल सुधार की ज़रूरत है। और उसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए ये नीति आयोग को ये मैंडेट दिया गया कि एक ड्राफ्ट एनएमसी बिल, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, एक उसके ऊपर विचार करके सरकार को अपनी अनुशंसा दे। और उसी क्रम में नीति आयोग में ये काम किया। ये कहा जा रहा है कि एनएमसी बिल लाने के पीछे मकसद ये है कि एमसीआई की जो स्वायत्तता है, जो एमसीआई ऑटोनॉमस बॉडी है, उसकी जो स्वायत्तता है उसको ख़त्म किया जाए और डॉक्टर्स की जो एक प्रोफेशनल बॉडी है उस पर सरकार इन किन प्रकारेण किसी भी तरीके से अपने ऊपर उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ऐसा है कि स्वायत्तता का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं हो सकता। जिस तरीके से एमसीआई ने अपने आप जो उन्होंने प्रक्रियाएं अपनाई है, जो उन्होंने रेगुलेशन के प्रति अपना एक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उन्होंने संस्थागत व्यवस्थाएं की हैं, वो उसका परिणाम आप देख रहे हैं। और परिणाम ये है कि आज की डेट में भारत में हेल्थ प्रोफेशनल्स की, मेडिकल प्रोफेशनल्स की इतनी शॉर्टेज है कि आम जनता को स्वास्थ्य सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और एमसीआई लगभग 50 साल 1956 में एमसीआई एक्ट जो पारित किया गया था, और लगभग अब 50 साल से ज़्यादा का ये सफ़र हो चुका है। यदि उसमें सुधार की गुंजाइश होती तो अब तक सुधार हो गया होता। क्या आप मानते हैं कि मेडिकल एजुकेशन में जो भी गिरावट अभी तक हुआ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एमसीआई है? नहीं, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि हम किसी एक संस्था के ऊपर सारी जिम्मेदारी मढ़ दें, तो ये तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 50 साल की इसकी जो वर्किंग है या 60 साल की जो इसकी वर्किंग है, उसमें दुर्भाग्यवश ये बात नहीं सामने आ रही है कि इन्होंने कोई ऐसे आयाम स्थापित किए हों मेडिकल एजुकेशन से जिसमें कि दोनों, चाहे वो क्वांटिटी के रूप में हो चाहे क्वालिटी के रूप में हो, कि कोई ऐसी व्यवस्था इन्होंने खड़ी की हो जिससे कि आम आदमी को ये भरोसा हो सके, इस संस्था के ऊपर भरोसा हो सके। एनएमसी क्या वाकई इन्फोर्सेबल होगा, प्रॉपरली काम कर पाएगा, जो तमाम कमियां एमसीआई में है उसको दूर कर पाएगा? इसको लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए पंकज जी, संस्थागत रूप से ये सत्य है कि कानून बनाने से केवल कानून ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। मैं नहीं कह सकता कि नेशनल मेडिकल कमीशन केवल बिल पारित होने से सारी समस्याओं का समाधान और तुरंत ही, ये लंबी प्रक्रिया है। कानून में उन सारी बातों का ध्यान रखा गया है जिसमें कि जो कमियां हमें एमसीआई में दृष्टिगोचर हुई, वो कमियां इस नए संस्था में ना आने पावे। मोनोपोली तोड़ने के नाम पे जो स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है या एक ही प्रोफेसर्स कई जगह पर पढ़ाते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस जो स्टैंडर्ड है उनको फॉलो नहीं करते और उनको इन किन प्रकार लाइसेंस देने की बात की जा रही है। एक व्यवस्था ये की है कि जो भी डॉक्टर जिस भी कॉलेज में जिस भी तरीके से पढ़ के निकले, उसको प्रैक्टिस का लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब वो एक एग्जिट एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन कह रहे हैं, पास करेगा। लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन में जो हमारा कंसेप्चुअलाइजेशन है, दोनों बातें टेस्ट होंगी, उसका नॉलेज लेवल और उसका स्किल लेवल। अब आप ये सोचें कि यदि हमने इस एग्ज़ाम को ठीक से कंडक्ट करा लिया तो आपकी
वो सारी इनपुट की जो 5 साल और आप बार बार इंस्पेक्शन करके देख रहे हैं, आपको तो आउटकम पे आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा कॉलेज किस तरह के मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। और तब क्या होगा कि कॉलेज इस इंस्पेक्शन राज से मुक्त हो जाएंगे और इस फियर से भी मुक्त हो जाएंगे और इस इंस्पेक्शन के नाम पे जो उनके साथ व्यवहार होता है उससे भी वो मुक्त हो जाएंगे। और तब उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, तब उनका एफर्ट क्या होगा कि हम अपने यहाँ पठन पाठन को किस तरीके से ऐसा रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बच्चे पास होते हैं हमारी कॉलेज से वो उस लाइसेंसिएट एग्ज़ाम में ठीक से परफॉर्म करें। सर एक आरोप और भी ये आ रहा है कि इंस्पेक्शन राज तो आप ख़त्म करेंगे, मोनोपोली ख़त्म करेंगे, पर ये आरोप लग रहा है कि आप कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि इस पे कोई चेक बैलेंस नहीं होगा कि कौन सा कॉलेज कितना फीस लेगा। कोई निजी क्षेत्र का व्यक्ति अगर कोई मेडिकल कॉलेज खोलता है तो आप देखिए, निजी कॉलेज को खोलने में अगर आपके 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए एक कॉलेज पे खर्चा आता है, तो यदि उस पे उसको रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो किस तरीके से अपने आप को वायबल नहीं बनेगा। हमारी बात सिर्फ इतनी है कि आप किसी को ऑनेस्टली बिजनेस नहीं करने दोगे तो फिर वो डिसऑनेस्टली बिजनेस करेगा, वो किसी के भी हित में नहीं है। परंतु फिर भी अब ये बात ज़रूर है कि कुछ ऐसे गरीब छात्र होंगे जो वो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उनकी स्कॉलरशिप की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। और कुछ हम लोगों ने कुछ प्रतिशत सीट्स ऐसे रखे हैं जो कि रेगुलेटेड फ़ी की कैटेगरी में होंगी, बट कुछ तो ऐसे आपको देने पड़ेंगे उनको जिससे कि वो अपनी बिजनेस वायबिलिटी भी इंश्योर करा पाएँ। अदरवाइज़ वो सीट्स आएंगी ही नहीं। वो सीट्स नहीं आएंगी तो आपको ये पता है कि सब डिमांड बहुत ज़्यादा है, सीट्स की सप्लाई कम है, तो टू मैनी आर चेजिंग टू फ्यू, उसमें फिर वो तरह तरह की बातें जो आप सुनने में आती हैं। तो वो जिस तरह का रीजनल इम्बैलेंसेस इंडिया में देखा जाता है, साउथ में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, नॉर्थ में कॉलेजेस की कमी है, तो क्या इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान है जिससे हम रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर कर सकें? हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति एक दूसरी तरह की है, पर्वतीय राज्यों की एक स्थिति दूसरी तरह की है, नॉर्थ इंडिया में एक स्थिति, वेस्टर्न और साउथ इंडिया में स्थिति। तो परिस्थितियों को करते हुए हमने ये जिम्मेवारी एनएमसी के ऊपर छोड़ी है कि वो कितनी शिथिलता देना चाहेंगे, किंतु हमने ये एनेबलिंग प्रोविज़न जरूर किया है उनके जो भी ऑफिस बियरर्स होंगे, यदि वो चाहें तो अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एरियाज़ के लिए अलग मानक का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी दलील दिया जा रहा है कि अगर डॉक्टर्स की बॉडी को जिस तरीके से स्क्रैप करने की कोशिश की जा रही है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या नीति आयोग इस तरह का फैसला वकीलों की जो बॉडीज़ होती है, बार काउंसिल, उसमें करेगा क्या? क्या नीति आयोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो बॉडी है उसके लिए करेगा क्या? जो भी प्रोफेशनल बॉडीज़ का आपने नाम लिया, चाहे बार काउंसिल और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन सी ऐसी बॉडी है जिसके बारे में भारत की संसद ने ये कहा है कि साहब ये बॉडी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और इसने अपना मैंडेट को पूरा नहीं किया है और इसमें आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है? आप देख लें, केवल इसी बॉडी के बारे में कहा गया है कि उनका मानना है कि प्रोफेशनल बॉडी जो डॉक्टर्स का है, जो रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम कर रही है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स घुसना चाह रहे हैं, उस पर हमला करना चाह रहे हैं ताकि अपना वो प्रभुत्व बना सकें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अनइन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म है। देखिए, आपकी 20 मेंबर की काउंसिल है, कमीशन है, उसमें 11 डॉक्टर हैं। 46 मेंबर की आपकी मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल है, उसमें 38 डॉक्टर्स हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है और तथ्यों से बिल्कुल इसका कोई वास्ता ही नहीं है। ये कहना कि केवल डॉक्टर्स ही करें और किसी वर्ग को प्रतिनिधित्व ना हो, मेरे ख्याल में ये आप भी खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मांग है, ये बहुत तार्किक नहीं लगता। सर, गवर्नेंस नाउ से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे आलोक कुमार जी, एडवाइज़र टू नीति आयोग, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से गवर्नेंस नाउ के साथ एनएमसी बिल के तमाम प्रावधानों के बारे में बात की। गवर्नेंस नाउ के लिए पंकज कुमार।